हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर दें, आपके पास सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मास m1 का, दूसरा ऑब्जेक्ट मास m2 का, उनके बीच में डिस्टेंस है d। तो ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर डिस्टेंस हाफ हो गया, सपोज m1 ऑब्जेक्ट और m2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d/2। पहले d था, अब d/2 हो गया। ठीक है, तो नया फोर्स में क्या चेंजेस आ जाएंगे, तो f डैश निकाल लेते हैं हम। g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, हाफ, d/2 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, g m1 m2 अपॉन d/2 मीन्स d/2 स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जी m1 m2 एज इट इज, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 4 को स्टार्टिंग में लिख देती हूँ, 4 जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है और आपने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चाहे g इंटू m1 इंटू m2 लिखो या 4 इंटू जी इंटू m1 इंटू m2 लिखो, एक ही बात है। तो अब ये पहले वाले फोर्स से आप कंपेयर कर सकते हैं। इनिशियली फोर्स कितना था, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और अब कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। तो हम आंसर कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स 4 टाइम्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स 4 टाइम्स। क्लियर है? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। ये आपने पढ़ा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। क्वेश्चन है, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये इसका आंसर तभी हम दे सकते हैं जब ये वैक्यूम की कंडीशन हो। ये जो बोल रहे हैं कि व्हाई हेवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट, या हम कहें कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम रेट से गिरते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट सेम रेट से कब गिरेंगे, जब वैक्यूम होगा। ध्यान दीजिए, ये जो भी बोला जा रहा है ये सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल है, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। पहले ही समझ लीजिए, सपोज ये आपके पास एक पेपर है, ये इरेजर, दोनों को अगर मैं रिलीज करती हूँ, आप करके देखना, दोनों को मैं रिलीज करूंगी तो कौन पहले गिरेगा कौन बाद में गिरेगा, आप करके देखिएगा। कौन पहले गिरेगा, इरेजर पहले गिरेगा और पेपर बाद में गिरेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाई देन अ हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कब होगा कि दोनों साथ में गिरेंगे, जब वैक्यूम होगा। जब वैक्यूम होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लें, कितना भी भारी कितना भी हल्का, अगर वैक्यूम है तो दोनों जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कितना भी मास हो, दोनों साथ में गिरेंगे। दोनों तीनों चारों जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स लोगे साथ में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फोर्स आपके पास है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, कोई भी जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, जब भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसके पास एक्सेलरेशन कौन सा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका छोटा सा डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पर कर दिया, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। अगर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड हियर एक्सेलरेशन फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हो जाएगा mg। मैंने m1 लिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट और m2 लिया मास ऑफ अर्थ। तो कोई ऑब्जेक्ट m1 ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हियर इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके ऊपर ये फोर्स भी लग रहा है, कौन सा, सेम ही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों में अगर आप सॉल्व करेंगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा और g मिलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी m2 अपॉन डी स्क्वायर, वेयर m2 इज मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट होता है कितना, 6 इंटू 10⁻24 kg। g होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और डिस्टेंस अर्थ का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू फिक्स है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीनों वैल्यूज फिक्स है। ठीक है, कांस्टेंट्स हैं। अगर ये तीनों कांस्टेंट्स हैं तो जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, सेम फिक्स वैल्यू होगी, कितनी होती है वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस
जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए अगर वैक्यूम है तो दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मास के अगर आप लेंगे तो दे विल फॉल एट द सेम रेट। सेम रेट क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वैक्यूम नहीं है तो क्या होगा? जैसे सिंपल अभी जैसे मैंने इरेजर और पेपर को आपको रिलीज करके दिखाया, ड्रॉप किया, तो क्या हुआ? इरेजर जल्दी गिर गया और पेपर थोड़ा सा बाद में गिरा। तो स्पीड ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस। दोनों पे एयर रेजिस्टेंस रखेगा, इस ऑब्जेक्ट पे भी एयर रेजिस्टेंस लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे भी एयर रेजिस्टेंस लगेगा। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इस पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, इसका सरफेस एरिया इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा और इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मूविंग टू क्वेश्चन 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। और आपको मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। फोर्स पूछा है, फोर्स कितना होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में होता है यूनिवर्सल, उनके बीच में फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है F इज G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास m1 लिया है हमने 6 इंटू 10⁻24, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 kg गिवन है, d डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एक तो अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या माना जाएगा? जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। एज्यूम कर लो कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, अर्थ के कंपैरिजन में तो वो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ही है। अब अर्थ को पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे तो उसका मास कहाँ मानेंगे हम? कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, ठीक है। अर्थ का मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और यहाँ पर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है 6.67 इंटू 6 एज इट इज, देन 10 रेज टू द पावर -11 और 10 रेज टू द पावर 24। बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा? पावर साइड हो जाएंगी। आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, बेस सेम है तो पावर साइड हो गई, ठीक है। डिनोमिनेटर में 6.4 का स्क्वायर 6.4 इंटू 6.4 और 10 रेज टू द पावर 6 का स्क्वायर, क्या होगा? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 10 रेज टू द पावर 12, ठीक है। अब पावर्स देखते हैं, यहाँ पर 24 -11 आप कर लीजिए, 24 -11 हो गया 13, और नीचे है 10 रेज टू द पावर 12, डिवीजन में है 10 रेज टू द पावर 12, तो कितना हो जाएगा ये? जब डिवीजन में पावर्स होती हैं 10 रेज टू द पावर 13 है और 10 रेज टू द पावर 12 है तो क्या होगा? बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवीजन में, 10 रेज टू द पावर 13 - 12 दैट इज 10 रेज टू द पावर 1, ठीक है। तो उसको हम 10 लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 1 को हम 10 लिख सकते हैं। अब हमारे ये कैलकुलेशन मैंने मल्टीप्लाई करके ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया, डिवाइड करके आया 0.977 इंटू 10 करेंगे तो 9.77, और उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 9.8 न्यूटन फोर्स लगेगा। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगेगा। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? तो दोनों एक दूसरे को कैसे फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं? सपोज ये अर्थ है और ये मून, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, या कोई एक दूसरे को ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है? दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और साथ में हमें ये पता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड पे फोर्स लगते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा और अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करेगी सेम फोर्स से। क्लियर हो गया? तो अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद व्हिच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? मून और अर्थ, ठीक है। तो मून
क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इफ मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ मून की तरफ जाती हुई क्यों नहीं नजर आ रही है आपको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पढ़ा था, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ जिस फोर्स से मून को अट्रैक्ट करेगी, सेम फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब सेकंड लॉ पे आइए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो अगर हम यहाँ से मास निकालेंगे तो क्या आएगा? F/a। तो अगर आप देखोगे मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप बोल सकते हो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स अगर मास ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, अब अर्थ और मून को कंपेयर करें तो किसका मास ज़्यादा है? अर्थ का मास ज़्यादा है, तो अर्थ का मास ज़्यादा, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसलिए इट अपीयर्स एज इफ द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। क्लियर हो गया? तो अर्थ एंड मून दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और मास ऑफ अर्थ इज मच मोर देन मास ऑफ मून। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी अर्थ में, जो एक्सेलरेशन होगी वो नेग्लिजिबल होगी, इसलिए यू डू नॉट सी अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द मून। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड? तो हमारे पास फोर्स कितना होता है? दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, इनके बीच का डिस्टेंस d, तो इनमें फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज Gm1m2/d²। अब कंडीशन है इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, तो लेट हम एक मास डबल कर देते हैं। लेट m1 डैश कितना हो गया? 2m1, डबल हो गया। ठीक है, मास डबल हो गया, तो अब फोर्स क्या हो जाएगा? नया फोर्स F डैश ले लें, न्यू फोर्स F डैश इज Gm1 डैश, नया मास, m2 सेम, डिस्टेंस उनका सेम, G m1 डैश कितना हो गया? डबल हो गया, 2m1 हो गया, m2 एज इट इज, और d² एज इट इज। अब यहाँ पर 2 है, उसको सबसे पहले लिख दें 2 इंटू Gm1m2/d²। क्यों ऐसा किया? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 2 इंटू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू, चलो 2 इंटू 3 इंटू 5 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 2, या इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 2। कुछ भी ऑर्डर चेंज कर सकते हो ना, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो मैंने 2 को सबसे पहले लिख दिया, बाकी सबको साथ में, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो क्या चेंज हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स डबल्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल 2 टाइम्स हो गया, मीन्स डबल हो गया। क्लियर? मूविंग टू सेकेंड पार्ट, दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो अगर हम डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, इसको अगर हम डबल कर दें, डबल मीन्स 2d, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस डबल कर दें, तो नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d डैश 2d। ये वाला केस ले रहे हैं, डबल वाला। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है Gm1m2/d²। नया फोर्स F डैश इज Gm1m2/d²। ठीक है, Gm1m2 एज इट इज। अब डबल डिस्टेंस को डबल करना है, मीन्स 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बिकम Gm1m2/2 का स्क्वायर 4 और d²। अब आप देखिए, हमें कंपेयर करना है ना ओरिजिनल फोर्स से, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1/4 ऑफ Gm1m2/d²। सिर्फ 4 को मैंने अलग कर दिया है, सेपरेट कर दिया, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। तो 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। नया ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस को हमें ट्रिपल कर देना है। उन ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, m1 m2 के बीच का डिस्टेंस हमने ट्रिपल कर दिया, तो d डबल डैश कितना हमने कर दिया? 3d। तो f डबल डैश, नया फोर्स कितना हो जाएगा? Gm1m2/d डैश डबल डैश का स्क्वायर। कितना हमारे पास ये डिस्टेंस है? 3d का स्क्वायर।
दिस विल बिकम जी m1 m2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 एंड डी स्क्वायर। अब 1/9 को मैं सेपरेट कर दूं, जी m1 m2 अपॉन, ताकि हम कंपेयर कर सकें। ये हम क्यों सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 हमने लिख दिया और नीचे 9 लिख दिया, हमने सेपरेट कर दिया ताकि हम ओरिजिनल फोर्स से कंपेयर कर सकें। 1/9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/9। ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, दिख रहा नीचे का, 1/9। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। सपोज अब हमने इसका मास 2m1 कर दिया है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 2m2 कर दिया है, और डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, मीन्स डिस्टेंस वही रहा है। अब हो सकता है कि आपको जो ये मैं डैश लगा रही हूँ, m1 डैश या फिर d डैश या d डबल डैश या f डैश, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप न्यू डिस्टेंस, न्यू मास, न्यू फोर्स ऐसा लिख दो। ठीक है, मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, तो मैं लिख रही हूँ लेट न्यू मासेस बी। ठीक है, मैं डैश वैश नहीं लगा रही हूँ, अगर आपको डैश में कंफ्यूजन होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेट न्यू मासेस बी, क्या हो जाएगा, डबल कर देना है, तो 2m1 एंड 2m2। ठीक है, तो क्लियर, मासेस डबल कर दिए तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर न्यू फोर्स इज जी। अब मास कितना है हमारे पास, एक है 2m1, दूसरा है 2m2, और उनके बीच का डिस्टेंस d। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें अगर आपको f डैश, d डैश, d डबल डैश में कंफ्यूजन हो रहा है तो न्यू डिस्टेंस, न्यू फोर्स ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट न्यू मासेस बी 2m1 एंड 2m2, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डबल किया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4, बाकी एज इट इज। अब आप इसको पहले वाले फोर्स से कंपेयर करेंगे तो ये पूरा क्या है, F, तो 4 टाइम्स बन गया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक, क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द सेम फोर्स, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, क्योंकि उन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, प्लैनेट्स और सन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देन फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस, फोर्स है, इसी वजह से एटमॉस्फेयर होल्ड किया हुआ है, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, क्लियर है, तो वाटर फ्लो हो रहा है रिवर्स में, ये भी फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ये भी इन्हीं की वजह से है। और फॉर अकरेंस ऑफ टाइड्स, मून का ग्रेविटेशनल पुल और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स भी आती हैं। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, तो आपने देखा है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड्स गिरता है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, वी सी एप्पल फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी आता है इसमें कि व्हाई डोंट वी सी अर्थ मूविंग टूवर्ड्स एप्पल। हम बार बार बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सेम फोर्स से। तो जिस फोर्स से एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, सेम फोर्स से अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमें एप्पल अर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ जाती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि मास ऑफ एप्पल इज मच लेस देन मास ऑफ अर्थ। तो मास अगर कम है एप्पल का तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और वो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वही है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। जैसे कोई एक एप्पल है, वो गिर रहा है नीचे, तो उसके पास कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्योंकि वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अर्थ आर सेड टू बी इन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन देम। और इस फ्री फॉल में उनके पास कौन सी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये सब वैक्यूम के केस में पॉसिबल है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। तो ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली अर्थ्स ग्रेविटी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
Amit buys a few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अमित ने पोल्स पे गोल्ड परचेज किया है, ठीक है। ये पोल्स यहाँ पर अमित ने परचेज किया और इक्वेटर पे उसने अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। हम कैलकुलेशन में ले लेते हैं अर्थ को एक स्फेरिकल शेप, ठीक है, ये रेडियस आर, बट एक्चुअली अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। मान लो कि थोड़ा सा बहुत परफेक्ट शेप तो नहीं बना है, मान लीजिए, ठीक है, फ्लैटेंड एट द पोल्स, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। तो क्या होगा इसकी वजह से, यहाँ पर रेडियस कम हो गया, ठीक है, यहाँ पर रेडियस कम और यहाँ पर रेडियस ज़्यादा, तो यहाँ पर रेडियस मिनिमम और यहाँ पर रेडियस मैक्सिमम। और आपके पास जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर पोल्स पे आप देखेंगे, पोल्स पे एट पोल्स आर कैसा है, कम है, आर मिनिमम है, आर इज मिनिमम। अगर आर मिनिमम है तो जी मैक्सिमम होगा, यस और नो। एट पोल्स, क्योंकि अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, अर्थ इज फ्लैटेंड, तो रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम होगा। अगर रेडियस कम है तो जी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होगा। अगर जी मैक्सिमम है तो वेट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि W इक्वल टू एम जी होता है, ठीक है। वेट क्या होता है, एम जी, पढ़ा हुआ है। तो पोल्स पे क्या होगा, रेडियस मिनिमम है, इसकी वजह से जी मैक्सिमम होगा, जी मैक्सिमम होने की वजह से वेट मैक्सिमम आएगा। तो अमित ने यहाँ पर परचेज किया तो वो वेट मैक्सिमम होगा। और जब आप इक्वेटर पे चले जाओगे, उसने अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर दिया एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है, जी मैक्सिमम है, सॉरी आर मैक्सिमम है, रेडियस सबसे ज़्यादा है। अगर रेडियस कब सबसे ज़्यादा है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली रेडियस मैक्सिमम है तो जी मिनिमम होगा, जी मिनिमम, और जी मिनिमम तो मतलब वेट मिनिमम हुआ, और वेट मिनिमम हुआ तो फ्रेंड एट इक्वेटर विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट एट द पोल्स। तो यही शॉर्ट में लिखा हुआ है, जी इज मैक्सिमम एट पोल्स वाइल मिनिमम एट द इक्वेटर। तो W मैक्सिमम होगा, जी मैक्सिमम तो W मैक्सिमम एट पोल्स वाइल मिनिमम एट द इक्वेटर, तो फ्रेंड एग्री नहीं होगा। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। तो अगर शीट ऑफ पेपर को आप ऐसे ही रिलीज करोगे और उसको बॉल में कन्वर्ट क्रम्पल करके रिलीज करोगे तो कौन सा फास्ट गिरेगा, जो क्रम्पल्ड इनटू बॉल है वो फास्ट गिरेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, शीट ऑफ पेपर के पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा लगेगा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा, तैरते तैरते नीचे गिरेगा। और बॉल की अगर बात करेंगे, क्रम्पल्ड, वही पेपर को क्रम्पल्ड बॉल बना दिया हमने, तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो सॉरी एयर रेजिस्टेंस कम, सरफेस एरिया अगर कम है, छोटा सा वो है तो एयर रेजिस्टेंस उसका कम होगा, एयर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो फास्ट गिरेगा। क्लियर? तो यही हमने लिखा है, शीट ऑफ पेपर हैज ग्रेटर सरफेस एरिया एंड हेंस विल हैव ग्रेटर एयर रेजिस्टेंस, और एयर रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो स्पीड कम हो जाएगी एंड so it will fall slower than crumpled ball. Moving to next question, 12th. Gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? तो weight क्या होता है? Weight is the force with which, अगर अर्थ पे हम weight की बात करते हैं तो अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का weight क्या होगा? Weight is the force with which object is attracted towards the earth. अगर मून पे जाएंगे तो मून पे वेट कितना होगा, फोर्स विद विच ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मून इज 1/6 द फोर्स ऑन अर्थ, मतलब वेट ऑन द मून, दैट मीन्स वेट ऑन द मून इज 1/6 द वेट ऑन द अर्थ, ठीक है।
क्योंकि वेट इज अ फोर्स विद विच दैट ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मून और अर्थ। अब आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है और वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मून फाइंड करना है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ कितना होगा, मास mg, w होता है mg, अर्थ पे कितना होगा मास इनटू जी, अर्थ का जी कितना है 9.8, एक्सेलरेशन जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया 98 न्यूटन। ठीक है, अब मून पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/6, इसका 1/6 हो जाएगा, 98 का 1/6 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली शायद 16.3 आएगा, करके देख लेते हैं 98 डिवाइडेड बाय 6, हाँ 16.3, अप्रोक्सीमेटली 16.3 न्यूटन। तो वेट ऑन द अर्थ इज 98 न्यूटन एंड वेट ऑन द मून इज 16.3 न्यूटन। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से 49 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है ग्राउंड लेवल से। ठीक है, अब बोला है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस एंड द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो देखो हमने इसको वेलोसिटी से थ्रो किया है तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाते 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 कभी तो वापस रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, क्या है बॉल है, ऑब्जेक्ट क्या है बॉल है। ठीक है, तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, उसके बाद वापस रिटर्न होगी, हमेशा फॉर एवर तो जाएगी नहीं। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है 49 मीटर पर सेकेंड से तो फॉर एवर तो वो जाएगा नहीं, वो क्या होगा एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद वो वापस से रिवर्स करेगा। ठीक है, इट विल फॉल टुवर्ड्स अर्थ, यहाँ से यहाँ तक का फ्री फॉल का केस होगा। तो यहाँ पर मैं ए बी सी नेम दे देती हूँ, ए से बी गया, फिर उसके बाद बी पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जब वेलोसिटी 0 होगी तभी तो वापस से वो नीचे गिरने लगेगा, राइट। तो बी पे वेलोसिटी 0 है, मतलब मैक्सिमम हाइट जब भी हमें फाइंड करनी है तो उस केस में यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, टू अटेन मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 हो जाएगी। इनिशियल आपको दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन कि हम कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशंस में से हम कौन सी यूज करें, हमें फाइंड करनी हाइट, मतलब s। तो s इन दोनों में है, इन दोनों इक्वेशंस में s है, तो हम इन दोनों में से कुछ यूज करेंगे। बाकी हमारे पास और क्या डेटा है वो चेक कर लें। हमारे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब हम ये यूज नहीं कर सकते, टाइम तो हम सेकंड पार्ट में फाइंड करने वाले हैं, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे s कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49। ए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा माइनस जी होगी। ए कितना होगा माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है ना। जब भी एक चीज ध्यान रखिए, साइन कन्वेंशन ध्यान रखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे थ्रो करते हैं या हम डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो ये वाले पॉजिटिव लिए जाते हैं। अगर यू है, हम ऐसे जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया तो ये पॉजिटिव साइन होगा यू का। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो उसको नेगेटिव लेंगे, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर वो वेलोसिटी हो, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो। तो ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा इस डायरेक्शन में होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो माइनस जी लेंगे। तो यहाँ पर ए की जगह माइनस जी और जी हम लेंगे 9.8। क्यों लेंगे, मैंने पहले भी बताया है पहले वाली वीडियो में कि अगर 7 का मल्टीपल कहीं पे भी क्वेश्चन में मिल जाए, ध्यान से सुनिए, 7 का मल्टीपल पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी नंबर मिल जाए तो कंफर्म कि आप 9.8 यूज करो। यहाँ पर 49 है, 7 का मल्टीपल, 7 7 49, इसलिए हमें कंफर्म हो गया कि हमें 9.8 यूज करना है। उससे हमारा कैलकुलेशन ईजी होगा। आप 10 से भी कर सकते हैं, आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा बस, लेकिन कैलकुलेशन इससे ईजी रहेगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं। 0 स्क्वायर छोड़ दिया जाए, माइनस 49 इंटू 49 अपॉन, ये माइनस बाहर कर दें, 2 इंटू माइनस दिस, 2 इंटू दिस, 9.8। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम कैंसिल करते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक 0, 49 2 98, 2 5 10, बचा क्या 49 इंटू 5 अपॉन 2,
5 9 से 45, ये हो गया 245 अपॉन 2, 122.5. सो डिस्टेंस इज 122.5 मीटर. क्लियर. यहाँ पर एक डाउट आ रहा है बच्चों को, ये कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट. तो देखो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, दिख रहा है. यहाँ लिखती हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यू स्क्वायर को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक, कितना क्लियर. अब 2as है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें s फाइंड करना है. तो हम जो फाइंड करना है उसको वहीं रहने दें और बाकी सबको शिफ्ट कर दें. ये भी एज इट इज. अब 2a को हमें यहाँ से हटाना है. 2a मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा. तो ये s का हमारा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ठीक है. अब फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे उसके बाद उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम हाइट जब अटेन की ऑब्जेक्ट ने तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तभी तो वो टर्न करेगा, तभी तो वापस नीचे गिरना चालू करेगा. अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो और ऊपर जाएगा. कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए. ठीक है. ऑब्जेक्ट कब तक ऊपर जाएगा, जब तक उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए. 0 होगी तभी तो वापस नीचे आएगा. तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 49 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने माइनस में लिया है. अभी बताया आपको कि जो भी ऐसे मोशन होंगे नीचे की तरफ हम जो भी लेंगे वो नेगेटिव, ऊपर की तरफ वाले पॉजिटिव. उससे पूरा आपका न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट से बिल्कुल सही जाएंगे. क्लियर. वीडियो करीब 31 मिनट 30 सेकंड का हो गया तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. बचे हुए न्यूमेरिकल्स 14 15 16 17 18 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो चलिए, वीडियो में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और वीडियो समझ में आया होगा डेफिनेटली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू, बाय. सॉरी बच्चों, इसमें मैं एक सेकंड पार्ट करना तो भूल ही गई और वीडियो एंड कर दिया था, ऑलमोस्ट कर ही दिया था. सेकंड पार्ट बचा है. टोटल टाइम हमें फाइंड करना है तो पहले वो कर लें फिर वीडियो एंड करेंगे. तो टोटल टाइम निकालने से पहले आप ये कंसेप्ट समझ लीजिए, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है. जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा. तो हम 1 वे टाइम निकाल लेते हैं A to B फॉर द मोशन ऑफ बॉल फ्रॉम A to B. हमारे पास क्या क्या डेटा है. इनिशियल वेलोसिटी है प्लस 49 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 0 और हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमें फाइंड करना है टाइम. अब आप क्लियरली देख सकते हैं, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो तो आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लीजिए, गिवन डेटा लिख लीजिए. अब यहाँ से जज कर सकते हो कि हम कौन सी यूज़ करें. हमें फाइंड करना है टाइम. टाइम इसमें भी है और इसमें भी. इसमें टाइम नहीं है तो ये छोड़ दो. अब इन दोनों में टाइम है, साथ में v, u और g इसमें है. एक ही जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका मतलब हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब u को इधर ले जाओ, v माइनस यू इक्वल टू ए टी. सो t विल बी v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है. अब वैल्यूज पुट करते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49 और एक्सेलरेशन यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज माइनस 9.8. ठीक है. तो ये कितना हो गया, माइनस 49 अपॉन माइनस 9.8. 0 छोड़ दिया, माइनस माइनस कैंसिल, ये डेसिमल हटाओगे ऊपर एक 0, 49 10 जा और 49 2 जा, 10/2 दैट इज 5 सेकेंड्स. तो ये हमें मिला है टाइम ऑफ एसेंट. मिला है कितना, टाइम ऑफ एसेंट इज 5 सेकेंड्स. लिख लेना, therefore टाइम ऑफ एसेंट इज 5 सेकेंड्स. सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड ऊपर जाने में और 5 सेकेंड नीचे आने में. तो टोटल टाइम हो गया 10 सेकेंड्स. क्लियर है. अब वीडियो को हम एंड करते हैं. थैंक यू, बाय.